नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल की वॉर सिर्फ अब एक वॉर नहीं बल्कि ये एक रीजनल वॉर बन चुकी है और ये दो आपसी देशों के बीच की लड़ाई में इसमें दुनिया के कई सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। I just want to be a doctor or anything to help my people, my cat. I'm just a kid. I don't even know what to do. इस्लामिक स्टेट के अत्याचारों से अपना घर छोड़कर जाते ये हैं यजीदी लोग। आईएस ने हजारों यजीदियों को मारा और कईयों को अगवा कर सेक्स स्लेव बनाया। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इजराइल और ईरान के बीच के याराना का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, 1978 में इजराइल के सबसे बड़े जनरल ऑफिसर याकूब निरमोडी अपने घर पर मतलब कि ईरान की कैपिटल तेहरान में अपने बड़े बड़े इराक के ऑफिसर्स के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं और उस पार्टी में अपने बेटे निरमोडी को पियानो बजाने के लिए कहते हैं और उसके पियानो बजाने की कला को देखकर वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं पर ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फेरेदून भी आए हुए होते हैं और वो उसके पियानो बजाने की कला को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसके बाद अपने सोने की घड़ी उतारकर उसे उपहार के तौर पर दे देते हैं। दोस्तों, इजराइल, ईरान और अमेरिका जब तक कि रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता पे नहीं आए थे उससे पहले ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोस्तों, पैलेस्टाइन जो कभी मुसलमानों का देश हुआ करता था वहां पर इजराइल की सबसे बड़ी पॉपुलेशन ज्यूस आखिर आई कहां से? इजराइल के अगेंस्ट जब पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी तो ईरान कैसे अपने बड़े भाई के तौर पर इजराइल की मदद करके उसे एक अलग देश बनाने में मदद किया? ईरान दुनिया के सबसे बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप को आखिर रेगुलेट कैसे करता है? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे जुड़ी कई सारे सवालों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बिना रुके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो 8.2 बिलियन है जिसमें से 31% क्रिश्चियन, 24% मुस्लिम, 15% एथिस्ट, 15% हिंदू और 6.6% बुद्धिस्ट लोग हैं और पूरी दुनिया में सबसे कम मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन ज्यूस की है जो कि पूरी दुनिया में मात्र 15 मिलियन है और इन 15 मिलियन में से 9 मिलियन लोग अभी के समय में इजराइल में रह रहे हैं। दोस्तों, ये जो इजराइल में रह रहे यहूदी है इन्होंने इतना ज्यादा दुख, दर्द और कष्टों को सहा है कि उतना किसी और रिलीजन के लोगों ने नहीं सहा है। अगर मैं यहूदियों की कहानी को आप सभी को एक एक करके सुनाने लग जाऊंगा तो आप सभी रो देंगे। दोस्तों, अभी के समय में जो इजराइल में रह रहे यहूदी हैं वो शुरू से यहाँ पर नहीं रहा करते थे। वर्ल्ड वॉर से पहले ज्यादातर यहूदी यूरोप में रहा करते थे और अभी का इजराइल उस समय पैलेस्टाइन देश था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय में जब हिटलर लीडर के तौर पर आया तो वो चाहता था कि जर्मनी की सत्ता को उखाड़ फेंक कर वो अपनी सत्ता जर्मनी में ला सके और इसके लिए वो चाहता था कि यहूदी उसका समर्थन करे। लेकिन यहूदी हिटलर को जरा भी पसंद नहीं करते थे और इसलिए यहूदी हिटलर का समर्थन करने के बजाय उसका विरोध कर देते हैं, जिस कारण से जर्मनी की सरकार को मजबूरन हिटलर को जेल में डालना पड़ जाता है। दोस्तों, हिटलर के जेल चले आने के बाद उसके क्रांतिकारी सेना ने जर्मनी में हर जगह प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे। फिर चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर बैंक हो, हर जगह प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट को देखकर जर्मनी की सरकार अपनी सत्ता खोने के डर से हिटलर को जेल से छोड़ देती है और हिटलर के जेल से छोड़े जाने के बाद हिटलर के दिमाग में उसके सबसे बड़े दो ही दुश्मन दिख रहे थे और उसे वो दुनिया से खत्म कर देना चाहता था। सबसे पहले वो जर्मनी की सरकार की तख्ता पलट करके उसकी शासन को वो गिरा देता है और अपना शासन देश में ले आता है। उसके बाद नंबर यहूदियों का आता है, वही यहूदी जो उसके समर्थन करने के बजाय उसका विरोध करके हिटलर को जेल में डलवा दिया था। यहूदियों के लिए हिटलर ने एक उस समय मुहिम चलाई थी और इस मुहिम में जो यहूदी थे उसकी संपत्ति, शिक्षा, नागरिकता और इसके साथ ही सिविल सेवा में उनकी नौकरी को वो छीन लेता है। और इसके बाद सोवियत यूनियन ने
इन यहूदियों के लिए एक अलग से गैस चेंबर का निर्माण करवाया था और इस गैस चेंबर में दर्जनों यहूदियों को एक साथ ठूस कर डाल दिया जाता था। फिर चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो या फिर आदमी हो, हर किसी को इस चेंबर में डाल दिया जाता था। और उसके बाद इस चेंबर में डाले जाने के बाद पीछे से जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता था और इस जहरीली गैस से जो यहूदी बंकर में रह रहे थे वो तड़प तड़प कर जिंदा वहां पर मर जाते हैं। When the Allies entered the extermination camps and found thousands of dead bodies and Holocaust survivors looking like walking skeletons, the prisoners were killed with a poisonous gas named Zyklon B in concentration camps such as Auschwitz, Majdanek, Mauthausen, Dachau and Buchenwald. और उसके बाद इन यहूदियों को ले जाकर एक अलग कब्र में डाल देते थे और इन कब्र में उनकी बॉडीज को वहां पर सड़ने के लिए छोड़ देते थे। दोस्तों, इस मिशन को हिटलर ने होलोकॉस्ट नाम दिया और इस होलोकॉस्ट के दौरान सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहूदियों को खदेड़कर ट्रेन के रास्ते से जर्मनी में इंटर करके इन बंकर्स में लाया जाता था और इन बंकर्स में लाने के बाद उन्हें मारा जाता था। दोस्तों, इस नरसंहार को देखकर जर्मनी में जो बचे खुचे जो यहूदी थे वो वहां से भागकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर छिप गए थे, क्योंकि दोस्तों यहूदी दुनिया के सबसे एंशिएंट रिलीजन है और एंशिएंट रिलीजन होने के बावजूद भी इनकी एक फिलॉसफी रहती है कि यह अपने रिलीजन का कन्वर्जन किसी भी अन्य रिलीजन में नहीं करवाते हैं। मतलब कि ये धर्मांतरण पर विश्वास नहीं रखते हैं, ना ही ये धर्मांतरण किसी अन्य रिलीजन के व्यक्ति को करवाते हैं। इनका मानना है कि यहूदी जन्म से ही पैदा होते हैं, उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें कोई यहूदी बनाता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि इजराइल यहूदियों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों यहूदी अपना जन्मस्थान इजराइल को ही मानते हैं। दोस्तों, ईयर 957 BCE में अभी का इजराइल उस समय किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय किंग सोलोमन इजराइल में रूल किया करते थे और उस समय किंग सोलोमन ने इजराइल की कैपिटल जेरूशलम में टेम्पल माउंट को बनवाया था और इस टेम्पल माउंट को पूरी दुनिया में सबसे होलीएस्ट प्लेस माना जाता है यहूदियों के लिए। और इस टेम्पल माउंट में यहूदी रेगुलर यहाँ पर आते थे और पूजा करके जाते थे। और दोस्तों, इसके साथ ही पूरी दुनिया में जहाँ भी यहूदी रह रहे हैं उनके लिए ये टेम्पल माउंट सबसे होलीएस्ट प्लेस है और वो जहाँ भी रह रहे हैं वो अपना चेहरा इस टेम्पल माउंट की ओर रखकर ही पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, ईयर 587 BCE में किंग बेबीलोनियन आते हैं और इस टेम्पल माउंट को तोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद पर्शियन आते हैं, वो इस टेम्पल को बनवाते हैं। इसके बाद इस टेम्पल का नाम सेकंड टेम्पल पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद रोमन एम्पायर आता है और इस टेम्पल को फिर से तोड़ देता है और इस टेम्पल को उन्होंने इतनी बुरी तरह से तोड़ा था कि इस टेम्पल की मात्र दीवार ही बच पाती है। दोस्तों, इसके बाद ज्यादातर ज्यूस इजराइल को छोड़कर यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ज्यूस वहीं पर रह जाते हैं और उसमें से एक के परिवार में जीसस पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, मोटा मोटी बात इतनी है कि जीसस एक्चुअल में एक ज्यूस थे। रोमन एम्पायर के अंदर जैसे जैसे ज्यूस बड़े हुए, उन्होंने यहूदियों की विचारधारा से हटकर जेरूशलम के एरियाज में एक अलग रिलीजन को एस्टैब्लिश करने लगा। जैसे कि हमारे महावीर स्वामी ने हिंदू धर्म से हटकर एक अलग जैन धर्म को एस्टैब्लिश किया था। लेकिन दोस्तों, जीसस की प्रोपेगेंडास को लोगों में फैलता देखना यहूदियों के विचारधारा के बिल्कुल सख्त खिलाफ था, जिस कारण से जीसस को क्राइस्ट पर टांग दिया जाता है यहूदियों के द्वारा। और इस घटना के बाद क्रिश्चियंस के मन में यहूदियों के खिलाफ काफी ज्यादा विद्रोह बढ़ने लग जाता है और ये विद्रोह अभी के समय में कुछ भी कम नहीं हुआ है, बल्कि ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, ईयर 306 BCE में किंग फ्लेवियस के डेथ के बाद उनके बेटे कॉन्स्टेंटियस द ग्रेट रोमन एम्पायर के किंग बनते हैं और उनके किंग बनते ही उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था और उन्होंने इस क्रिश्चियनिटी को पूरे रोम में फैलाने लग गए थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टेंटियस द ग्रेट पूरे रोम के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। उसके बाद दोस्तों, जिन यहूदियों ने जेरूशलम में जीसस क्राइस्ट को मरवाया था, उन यहूदियों को मतलब कि पूरी यहूदी कम्युनिटी को खदेड़ कर मौत के घाट उतार देते थे, जिस वजह से इजराइल में रह रहे यहूदी वहां से भागकर डर के मारे यूरोप शिफ्ट होने लग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों,
कॉन्स्टेंटियस द ग्रेट ने टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपना एक चर्च बनवाते हैं, जिसका नाम वो चर्च ऑफ द होली स्पेल्चर्स रखते हैं। दोस्तों क्रिश्चियंस का तो समझ में आता है, लेकिन ये जो ज्यूस और मुस्लिम्स के बीच में आज के समय में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो पहले के समय में नहीं थे। एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स तक इन दोनों के ही रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और अगर हम इन दोनों ही रिलेशन के रिलीजियस तौर पर अगर देखें तो ये दोनों ही रिलीजन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे कि ये दोनों ही वर्ग के लोग नमाज करते हैं और दोनों ही अपना चेहरा एक स्पेसिफिक प्लेस की ओर करके पूजा करते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी जगह में हो या फिर किसी भी कोने में हो। क्योंकि ये ज्यूस है ये अपना चेहरा जेरूसलम में मौजूद टेम्पल माउंट की ओर अपना चेहरा करके नमाज करते हैं, और ये जो मुस्लिम्स है ये अपना चेहरा मक्का की ओर करके अपना नमाज करते हैं। और उसके बाद दोस्तों 638 एडी में ये जो अरब आर्मी ऑफ उमर थी ये रूल में आती है रोमन एम्पायर को हराकर, और उसके बाद वे अपना अल-अक्सा मस्जिद को जेरूसलम में बनवाते हैं। क्योंकि ये जो अल-अक्सा मस्जिद है ये मुस्लिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उनके लास्ट पैगंबर मोहम्मद ने अपनी लास्ट नमाज पढ़ी थी और उसके बाद वे जन्नत की ओर चले गए थे। ये एक स्टोरी है जो कि मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए लोग मक्का, मदीना और अल-अक्सा मस्जिद को सबसे ज़्यादा मानते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा पवित्र स्थलों में इनकी गिनती होती है मुस्लिम्स के तौर पर देखें तो। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो 37 एकड़ में फैला ये जो एरिया है ये मुस्लिम्स, ज्यूस और क्रिश्चियंस के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के होलोकॉस्ट और उसके टॉर्चर से जो बचे खुचे यहूदी यूरोप में थे वे दुनिया के अलग अलग देशों में जाने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद यहूदी ये समझ जाते हैं कि वे दुनिया के किसी भी देश में चल जाएं, किसी भी देश में छिप जाएं, उन्हें यहूदी होने के तौर पर मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया ही जाएगा। जिस वजह से यहूदियों ने दुनिया में एक अलग अपना देश बनाने की डिमांड करने लग गए थे, और ये अलग देश पैलेस्टाइन था, जो कि एंशिएंट टाइम से ही पैलेस्टाइन नहीं था बल्कि वो यहूदियों लोगों का था, वो यहूदियों का गढ़ था। उसके बाद दोस्तों इजराइल में एंट्री करवाने के लिए इजराइल की एक खुफिया एजेंसी थी जो कि ब्रीखा ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये यहूदियों को इजराइल पहुंचाने का काम करती थी। ये ईरान के रास्ते से तुर्की से अरेबियन सी के रास्ते से पैलेस्टाइन में एंट्री करवाती थी। इसके बाद 1947 में ब्रिटेन पैलेस्टाइन देश को छोड़ देता है, क्योंकि अब इस समय तक इस देश में दो अलग अलग कम्युनिटी ने यह दावा करने लग गई थी कि यह देश उनका है और इन पर ब्रिटिश लोगों का कोई भी रूल नहीं बनता है, जिस वजह से ब्रिटिश लोग इस देश को छोड़ दें। इसके बाद दोस्तों यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें 56% जगह ज्यूस और 42% जगह पैलेस्टाइनी लोगों को दे दी गई। इससे इजराइल के ये जो ज्यूस थे उन्होंने अपना ठप्पा इस देश में लगा दिया था, और लगाया भी क्यों नहीं दोस्तों, एंशिएंट टाइम से ही ज्यूस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन और साथ में ज्यूस के सभी देवताओं का उदय और अंत यहीं पर हुआ था। लेकिन दोस्तों इस रेजोल्यूशन को भारत समेत 13 और देशों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव को 33 देशों ने मंजूरी दे दी। इसके बाद 1948 में इजराइल ने ऑफिशियली तौर पर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके अगले ही दिन सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, पैलेस्टाइन देशों ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया, जिससे फर्स्ट इजरायली वॉर स्टार्ट हुई। अभी तक ईरान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं था, पर जब 11 अगस्त 1948 को इजराइल को यूएन की मेंबरशिप मिल जाती है तो वो अपने पड़ोसी देश से कोई भी विद्रोह नहीं करना चाहता था, ऐसा उस समय के प्रेसिडेंट रेजा पहलवी का कहना था। इसके बाद तुर्की ने इजराइल को फर्स्ट इस्लामिक कंट्री के तौर पर मंजूरी दे दी। इसके बाद लगे हाथों सेकंड इस्लामिक कंट्री ईरान ने इजराइल को अलग देश बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान ऐसे ही न्यूट्रल नहीं बना हुआ था और उसने ऐसे ही सेकंड इस्लामिक कंट्री के तौर पर इजराइल को एक अलग देश बनाने की मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि इसके लिए अमेरिका और इजराइल से ईरान ने काफी कुछ लिया भी था, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, एडवांस वेपन्स एंड मिलिट्री को वो अपने देश में लाया था। और इसके साथ ही इजराइल के थ्रू वो अपने तेल को डायरेक्ट यूरोपीय देशों में ट्रेड कर सकता था और उससे होने वाला ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को वो अर्न कर सकता था। और इसके लिए ईरान ने इजराइल में एक पाइपलाइन बनाई थी और इस पाइपलाइन के थ्रू वो अपने तेल को डायरेक्ट यूरोपीय देशों में ट्रेड कर सकता था और इसके थ्रू उसने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। और उस समय
ईरान की जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा बूस्ट हो गई थी। इसके बाद दोस्तों रजा पहलवी के रूल के दौरान ही ईरान में काफी ज्यादा डेवलपमेंट एंड मॉडरेशन होने लग गए थे। और उसके बाद जब रजा पहलवी ने 1963 को व्हाइट रेवोल्यूशन को ईरान में लाया तो इस रिवोल्यूशन के आ जाने से मानो ईरान की लॉटरी लग गई और इस लॉटरी का फायदा सबसे ज्यादा महिलाओं को हुआ था। जो महिलाएं आज के समय ईरान में डोमेस्टिक और सोशल वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है सीरिया लॉ जाने से, ऐसा उस समय नहीं था। ईरान में एक अलग सा खुलापन था, आजादी थी, पहनावे और खान पान को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। कला, संगीत, फिल्म और साहित्य को लेकर लोग काफी जागरूक थे। Sexual violence weaponized to crush the uprising. The assessment from Amnesty International on Iran's crackdown on nationwide protests challenging decade. कि उस समय ईरान की जो महिलाएं थी उन्हें काफी ज्यादा सम्मान और अधिकार मिले थे। और उस समय अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल टर्म में ईरान और इजराइल की रिलेशन की, तो इनका रिलेशन उस समय लव विदाउट मैरिज का था। दोस्तों आइए हम 1970 में आ जाते हैं। दोस्तों इस समय तक ईरान में एक नए लीडर का उदय होने लग गया था जो कि इजराइल और अमेरिका को अपने कट्टर दुश्मन की तरह देखता था, जिसका नाम रुहुल्लाह खुमैनी था। इसकी विचारधारा दोस्तों पुराने सभी लीडर से अलग थी, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट को एक खेमे में जोड़ना और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। ये دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول داره। वो समय था जिस समय रजा पहलवी के खिलाफ विद्रोह के स्वर काफी तेज होते जा रहे थे, खास तौर पर उलेमा वर्ग के लोग जो कि ईरान में व्हाइट रिवॉल्यूशन के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि व्हाइट रिवॉल्यूशन से जो महिलाओं को आजादी मिली थी, जैसे कि बुर्का ना पहनना, गाड़ी चलाना, सिनेमा देखना, शॉर्ट्स कपड़े पहनना, स्पोर्ट्स खेलना, इन सभी अधिकारों को उलेमा वर्ग के लोग और खुमैनी छीन लेना चाहते थे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने रजा पहलवी की सत्ता को तख्ता पलट करके उसकी सत्ता को वो उखाड़ फेंकते हैं। उसके बाद इन सभी अधिकारों को छीनकर ईरान में सीरिया लॉ को ले आते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आतंकवादी संगठन और इसके साथ ही पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का श्रेय अगर किसी देश को दिया जाए तो वो ईरान है। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टेररिस्ट ग्रुप्स है और अपने इन प्रॉक्सीज के थ्रू वो पूरी दुनिया में आतंक, अस्थिरता और इसके साथ ही पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने का काम करता हुआ आया है। ईरान के सबसे बड़े बड़े प्रॉक्सीज ग्रुप्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम लेबनान का आएगा, जहां पर हिजबुल्लाह ग्रुप है, जहां पर ईरान के 1 लाख से ज्यादा टेररिस्ट हैं। इसके बाद गाजा में हमास ग्रुप है, यहाँ पर 30,000 से ज्यादा टेररिस्ट हैं। इसके बाद यमन में हुतीस ग्रुप है, जहां पर 2 लाख से ज्यादा टेररिस्ट हैं। इसके बाद इराक में ISIL ग्रुप है, जहां पर 50,000 से ज्यादा टेररिस्ट हैं। इसके बाद सीरिया में ISIS ग्रुप है, जहां पर 40,000 से ज्यादा टेररिस्ट मौजूद हैं। दोस्तों अभी यह लिस्ट खत्म नहीं हुई है, इसमें अभी और भी कई सारे छोटे प्रॉक्सीज ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जिनको अगर मैं एक एक करके काउंट करने लग जाऊंगा तो मुझे इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन मीडिया के अकॉर्डिंग 1980 से 2020 तक ईरान ने अपने इन प्रॉक्सीज पर लगभग $80 बिलियन खर्च कर चुका है, जिसमें से अकेले 2012 से 2020 तक $20 बिलियन खर्च कर चुका है, जिसमें से सीरिया को 4.6 बिलियन, पैलेस्टाइन में 100 मिलियन, लेबनान में 700 मिलियन, इराक और यमन में $100 ऑफ मिलियन खर्च कर चुका है ईरान ने। और इन सभी पैसों को टेररिस्टों के लिए एडवांस वेपन, मिसाइल्स, ड्रोन्स, मेडिकल फैसिलिटीज एंड इसके साथ ही इन सभी टेररिस्टों को शेल्टर देने के काम में इन सभी पैसों को लाया जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अपना एक कमेंट मेरे साथ जरूर साझा करें, ताकि मैं इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला पाऊं। धन्यवाद।